नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि ऐसे विचार से जिससे हमें समझ में आए कि ज़िंदगी के मूल्य क्या है, ज़िंदगी में हमें क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से जो प्रकृति है हमें बहुत कुछ सिखाती है। और देखिए ना पुनीत, हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने एक ऐसे विचार को प्रदान किया है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी भी है। महात्मा गांधी ने कहा है कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। ये बात कही है महात्मा गांधी ने, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास है, जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखती हैं, संसाधन दिखते हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त है, बशर्ते हम उनका उचित उपयोग करना सीखें और लालच ना करें। बिल्कुल, सब कुछ हम अपने लिए ही खर्च कर देंगे तो अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ पाएंगे। बिल्कुल, तो पुनीत आगे अगली की बात छोड़ते हैं, पिछले की बात करते हैं, यानी कि इतिहास के पन्नों से। आज 2 दिसंबर है। वर्ष 1999 में आज ही के दिन भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली थी। वर्ष 1911 में आज ही के दिन ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे। उनकी याद में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और अब आज का दिन, आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस है। तो आज 3 महत्वपूर्ण दिन हैं। तो लोगों को जब खास दिन जो मनाए जाते हैं उसका एक ही पर्पस होता है कि उस सब्जेक्ट के प्रति हम संवेदनशील हों। वर्ल्ड लिटरेसी डे की बात, कंप्यूटर लिटरेसी डे की बात है, तो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जानने समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इवॉल्व हुआ है कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड ऑल, तो ऐसे में एजुकेट होने की जरूरत है, तभी आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, जो कि बहुत तेजी से बड़ी बात कही आपने। और तीसरा जो आप कह रहे हैं, दास उन्मूलन प्रथा जो है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके स्वरूप बदल गए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बात है वो भी इसी के अंडर में आता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है चाइल्ड का, वो भी इसी के अंदर में आता है। चाइल्ड लेबर तो इसमें आता ही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो बात कही थी मैंने, पोल्यूशन को कम करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी ही है। हम कम फैलाएंगे तो स्वतः ही पृथ्वी खूबसूरत रहेगी। बिल्कुल। और जब हम बात कर ही रहे हैं ऐसी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है अलबेलो राजस्थान में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री विपुल देव जी। आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज 2014 बैच से हैं, साथ ही आप बैचलर इन आर्किटेक्चर है और अब फिलहाल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर में कार्यरत हैं। इसके अलावा आपने डिप्टी सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अपनी सेवाएं दी हैं, साथ ही काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क, साथ ही हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद और एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में भी आपने अपनी सर्विसेज जो हैं, अपनी सेवाएं जो हैं देश के लिए प्रदान की हैं। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अलबेलो राजस्थान में। जी नमस्कार, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी, तो विपुल जी, हम सबसे पहली जो हम शुरुआत करते हुए कि आप आते हैं सीकर से। एक बहुत ही छोटा सा नाम है और सीकर से लेकर के आप पहुंचे हैं, देश विदेश की यात्राएं की हैं, आपने एक लेवल, एक अचीवमेंट जो है आपने हासिल किया है। कैसी रही आपकी यात्रा? सीकर से शिखर शब्द मुझे लगता है ये उचित होगा। बहुत अच्छा पुनीत, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और जो इस तरह से आप पकड़ते, बिल्कुल। तो पुनीत जी, तो विपुल जी, सीकर से शिखर बताएं आपकी यात्रा। सीकर से तो मैं हूँ, लेकिन शिखर तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। अभी तो यात्रा मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू हुई है, तो देखते हैं अभी आगे और क्या होता है। और सीकर अभी भी इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन अभी उसको देश में, प्रदेश में सभी लोग जानने लगे हैं। उसके कई सारे कारण हैं। वहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में उस शहर ने काफ़ी प्रगति की है। लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, उस समय तो सीकर और भी छोटा शहर हुआ करता था। तो वहाँ पर मेरी जो पढ़ाई लिखाई, जो स्कूल की मेरी पढ़ाई लिखाई है, वो सारी वहीं पर हुई थी। तो वहाँ से अभी तक का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा है, इंटरेस्टिंग रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जी। चूँकि आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं और आपने देश विदेश में अनेक यात्राएं की हैं, तो विदेश में भारत को लेकर के क्या भाव आता है, खास तौर से विदेशियों के मन में? जी, जब आप लोगों से मिलते हैं, वहाँ से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब किस तरह की छवि भारत के विषय में बनती है लोगों के मन में? जी, भारत की छवि पूरी दुनिया में बहुत ही पॉजिटिव है। और हमारी छवि का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, जो हमारे प्रवासी भारतीय दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं।
और सभी जगह पर वो एक आइडियल इमिग्रेंट पॉपुलेशन की तरह से देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, और सभी जगह पर उनको एक वेल्थ क्रिएटर की तरह से देखा जाता है, जो कि सोसाइटी के साथ, समाज के साथ इंटीग्रेट होकर के और एक आइडियल सिटीज़न की तरह या फिर एक आइडियल इमिग्रेंट की तरह वहाँ पर फंक्शन करते हैं। वो चाहे कारोबार में हो या चाहे जॉब्स में हो या इंडियन ट्रेडर्स हों या इंडियन स्टूडेंट्स हों। आप जानते ही दुनिया भर में भारत से लोग जहाँ भी गए उन्होंने अपना खूब नाम कमाया है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो। और मेरा जो सबसे पहला अनुभव था विदेश में वो था अर्जेंटीना में, जब मैं सबसे पहले गया था, तो जो कि दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने पर है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय लोग मिले थे, जो कि कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पर कई पीढ़ियों से रह रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अभी हाल में कुछ समय पहले वहाँ पर पहुँचे। तो हर एक सेगमेंट और हर एक जोग्राफिकल ये कहिए कि हर एक ज्योग्राफी में भारत के लोग हैं और उन्होंने अपना खूब नाम कमाया है, और उन्हीं की वजह से हमारी जो इमेज है दुनिया में, जो एक अच्छी इमेज है भारत को जिस तरह से देखा जाता है, उसका बहुत बड़ा कारण वो है। एक दूसरा कारण उसका ये है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में भारत एक आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बनकर के उभरा है, तो इसलिए भी भारत को लेकर के दुनिया में काफ़ी पॉजिटिव इंटरेस्ट है। लोग हमें आशा के साथ, उम्मीद के साथ देखते हैं। शालू, मुझे लगता है भारत की सदैव जो नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम, वही मूल मंत्र है, और हम मेहनतकश लोग हैं। हम हमेशा अपने अलावा समाज के दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। आई थिंक वो स्पिरिट ही है जो भारत का मान सम्मान बढ़ाती है, और हम जहाँ भी जाते हैं मिनी इंडिया बना ही लेते हैं। बिल्कुल। आप किसी भी देश में अगर मिनी इंडिया की कोई उदाहरण आप साझा करना चाहें? मैं उससे पहले जो आपने पॉइंट कहा वसुधैव कुटुंबकम, और जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, उसकी वजह से भी जो भारत दुनिया भर में जाना जाता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं जब अर्जेंटीना में था तो वहाँ पे जो कैपिटल सिटी बोनस आयरेस, उससे करीब 100-150 किलोमीटर दूर एक बार हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे। तो जैसे जिस तरह से रैंच होते हैं, जैसे यूएस वगैरह में उसको रैंच कहते हैं, वहाँ पर उसको एस्तांसिया कहते हैं। तो ऐसे एक एस्तांसिया पे हम लोग डे ट्रिप के लिए गए थे। तो उस एस्तांसिया काफ़ी पुराना वो था, 100-200 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा रहा होगा। तो वहाँ पर उनका एक छोटा सा म्यूज़ियम था। उस म्यूज़ियम में उन्होंने कई तरह के आर्टिफैक्ट्स और कई तरह की एंटीक जो चीज़ें थी वो डिस्प्ले की हुई थी। उसमें मुझे एक किताब देखने को मिली, और वो किताब थी योग के ऊपर। क्या बात जी। और वो किताब थी करीब उस वक्त में गया था, उससे 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी किताब थी। बताइए। तो आप ये देखिए कि 100 साल पहले वो स्पेनिश में लिखी हुई किताब योग के ऊपर, उस देश में, दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में, तो वहाँ पर लोग भारत की सभ्यता, संस्कृति और हमारी जो कल्चर है उसमें इतना इंटरेस्टेड थे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके बाद से वो जो इंटरेस्ट है वहाँ पर बढ़ा ही है। आपको योग और ध्यान, और जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम लोग वहाँ पर सेलिब्रेट किया करते थे, तो उसमें इतने सारे लोग पार्टिसिपेट किया करते थे, और उसमें से 99% लोग जो थे वहाँ के लोकल्स हुआ करते थे। जो भारतीय लोग थे वो तो बहुत थोड़े से हुआ करते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का जो सांस्कृतिक और सभ्यता की दृष्टि से जो इतना बड़ा एक नाम है, तो वो कहाँ तक दुनिया में फैला हुआ। और अब तो अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़बरदस्त मजबूती मिली है। जी, हमारी आईटी की जो मैन पावर है, किसी भी देश की कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, लीड करने से के बगैर पूरी नहीं होती। 50% से ज़्यादा मैन पावर इंडियन ह्यूमन कैपिटल ही उसमें काम कर रहे हैं। जी। साथ ही जैसे आपने बताया भी कि आपने उस म्यूजियम में देखा एक स्पेनिश भाषा में जो थी वो किताब थी और योग के ऊपर थी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भाषा की, तो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, उसने भी एक अलग अपनी इमेज बनाई है। और योग जो है पूरे विश्व में हम देख रहे हैं किस तरह से प्रचलित हो गया है, किस तरह से देखा जाता है। किस तरह से आपको लगता है जो भाषा का डेवलपमेंट है या जो हमारी संस्कृति है, उसकी एक अलग विशेष छाप है विदेशों में, इंडियन हिंदी लैंग्वेज के बारे में खास तौर से? जी बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हम हिंदी की क्लासेस ऑर्गेनाइज किया करते थे, और भी दुनिया में बहुत सी जगह हमारे जो दूतावास हैं वो भारतीय भाषाओं की और योग की इन विषयों पर क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ पर भी हम ऐसी क्लासेस ऑर्गेनाइज करते थे। तो उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में जो लोकल लोग हैं, मतलब कुछ इस तरह के भारतीय प्रवासी भी होते हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पर भेजने का प्रयास करते हैं ताकि वो भाषा सीख सकें। लेकिन वहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदी सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसी मुझे जानकारी है कि आपको स्पेनिश भाषा भी आती है। जी। तो कितना आसान हो जाता है लोगों से इंटरेक्ट करना जब आप एक से ज़्यादा भाषाएं जानते समझते हैं? न केवल स्टूडेंट लाइफ में हम इसे पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेते हैं कि चलो एक एडिशनल लैंग्वेज सीख लेते हैं, लेकिन जीवन में मल्टी लिंग्विस्टिक होना कितना लाभप्रद हो सकता है?
जी बिल्कुल, मैं इसको भाषा को इस तरह से देखता हूँ। आमतौर पे हम लोग जब भाषा की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि भाषा एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जितना कल्चर है, जितना हमारा नॉलेज है, जितनी हमारी विजडम है, वो सारी की सारी भाषा एक तरह से उसका स्टोर हाउस होता है। तो दुनिया की किसी भी हिस्से में कोई भाषा बोली जाती है तो वहाँ की पूरी कल्चर, वहाँ का पूरा इतिहास जो है वो उस भाषा में ही वहाँ के लोग उसको संजो करके रखते हैं। तो अगर आप किसी जगह की भाषा बोलना समझना सीख जाते हैं तो एक तरह से नए दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। उस देश को, उस संस्कृति को आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और हम लोग, क्योंकि बीइंग इंडियन, हम लोग इस चीज़ को और भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे खुद के अपने देश में इतनी भाषाई विविधताएं हैं। आप यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको लोग पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे, थोड़ा साउथ में आप जाएंगे तो आपको गुजराती बोलने वाले लोग मिलेंगे, और जितना आप आगे जाएंगे आपको उतनी विविधताएं मिलेंगी। जी, हम यहाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि आज के खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं श्री विपुल देव जी से। आप क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज 2014 बैच के ऑफिसर हैं और देश विदेश में अनेक पदों पर काम कर चुके हैं, अनेक यात्राएं कर रहे हैं। बड़ा रोचक संवाद चल रहा है। भारत की खुशबू, भारत की मिट्टी की खुशबू विदेशों में कहाँ किस तरह से है, यहाँ की बोली भाषा की हो, चाहे कल्चर की हो, योग की हो, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चालू बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं एम्बेसी की तो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है एक बहुत बड़ा शब्द है, और लेकिन जब हम विदेशों में बात करते हैं तो ऐसे लगता है जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए वो घर जैसा है। कितनी एक्सेसिबल होती है, किस तरह आपने बताया अभी कि ना हिंदी भाषाओं की क्लासेस लगाते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भारतीय अपने घर से दूर वहाँ बैठे हैं, एम्बेसी किस तरह से उन्हें घर की एक फीलिंग, घर की एक भावना देती है? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो भी एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, उनके कई सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कल्चरल स्फीयर है, या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट है, या फिर कमर्शियल जो उनका पोर्टफोलियो है वो, तो उन सभी स्फीयर्स में वो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके भी, और जो भारत से लोग वहाँ पर जाकर के रहते हैं उन सभी लोगों से हमारा काफ़ी क्लोज एंगेजमेंट होता है। तो एम्बेसी जो हैं वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं कह सकते वो कोई इंसुलेटेड या आइसोलेटेड अपने बॉडीज़ हैं। हाँ, आखिर हमें लोगों से ही डील करना होता है और यही हमारा वहाँ पर जो है ना मुख्य काम होता है। जी। अगर मान लीजिए कि आप एक इंडियन बिजनेस पर्सन हैं, ट्रेडर हैं, या इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो आप एम्बेसी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप जिस भी एम्बेसी संपर्क करना चाहते हैं आप जाकर के उसकी वेबसाइट को देखिए, और आपके मान लीजिए कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप वहाँ पे कॉमर्स विंग से आप टच में आ सकते हैं। अगर आप कल्चरल स्फीयर में हैं तो वहाँ पे कल्चरल विंग से आप कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो अगर आप वहाँ पर स्टूडेंट हैं, वहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप एम्बेसी में रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, कि कल को अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास आपका डेटाबेस रहेगा, आपकी जानकारी रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि आपके पास जो एम्बेसी है वो वहाँ मौजूद है। आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे वहाँ के शायद नागरिक भी बन चुके हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी एम्बेसी से कांटेक्ट करना तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपको कभी भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। शालू, मुझे लग रहा है आपको विदेश जाने की बहुत मन में है, इसलिए आप बहुत तेजी से विदेश पहुंच गए, एम्बेसी पहुंच गए। मैं उससे पहले इंडिया में ही घूम रहा था और मुझे लग रहा था कि अगला सवाल मुझे क्योंकि जाने की जो प्रक्रिया उस पर पहले बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बस जन्म लेते ही यूं तो किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा हुआ होता है, इसीलिए हम महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं और हमारी एक्यूरेट डिटेल्स की कोशिश करते हैं कि उसमें नाम की स्पेलिंग है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ प्लेस है, वो एक्यूरेट रहे। दैट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, और अंततः है जो सबसे कहते हैं कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है वो पासपोर्ट। चूँकि आप उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पासपोर्ट के क्या मायने हैं, किस तरह से बनता है, उस पर विस्तार से जानकारी दें। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि पासपोर्ट होता क्या है। तो पासपोर्ट, जब आप अपने देश का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपके पास में जो एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ होता है, सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो हमारा पासपोर्ट होता है। विदेश में जाने के लिए परिचय पत्र है। जी जी जी, सरल भाषा में बता रहा हूँ, ये लीगलिस्टिक इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सरल भाषा में ये बिल्कुल बिल्कुल हम इस प्रोग्राम में आम जन को समझ में आए वैसी ही भाषा रखते हैं। जी 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 बिल्कुल। और पासपोर्ट बनवाने की जो प्रक्रिया है भारत में अभी पिछले कुछ वर्षों में बहुत हमने इसको सरल कर दिया है। काफ़ी सीधा सा है। इसके अंदर आप पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाएं,
और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ जो पासपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है उसी पर जाएं। इसकी जानकारी आपके पास में स्क्रीन पर मेरे ख्याल से आप उपलब्ध करवा देंगे जी। तो उस वेबसाइट पर जाएं, आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें फिल आउट करके आप अपना पासपोर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भाई पासपोर्ट वो फॉर्म वगैरह भर नहीं पाते हैं, लेकिन अक्सर मैंने ये भी देखा है कि ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्होंने जाकर के पासपोर्ट का फॉर्म खुद से देखा नहीं है। आज की तारीख में आप देखिए हर व्यक्ति के पास में गूगल का, फेसबुक का, ट्विटर का, सभी का अकाउंट होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वो फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं तो पासपोर्ट का फिल आउट फॉर्म आराम से आसानी से आप भर सकते हैं। और विपुल जी, हम अक्सर ऐसा देखते हैं, मैंने अपने आसपास में देखा है कि कई लोग होते हैं, कई ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो हमसे करवाइए। हर फैमिली मेंबर का वो अलग चार्ज करते हैं और वो बहुत एक हेफ्टी अमाउंट भी लेते हैं। ऐसा मैंने अपने आसपास में भी कई बार आपके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि एजेंट्स के पास जाना, इज इट दैट डिफिकल्ट, और अपॉइंटमेंट हम दिलवाएं या जाना ही नहीं है, किस तरह से इस चीज़ को समझा जाए? जी, पासपोर्ट विभाग के किसी तरह के कोई ऑथराइज्ड एजेंट्स नहीं होते हैं और मैं सभी लोगों से स्ट्रांगली अपील करना चाहता हूं कि किसी एजेंट के चंगुल में आप ना फंसे। आपके दिमाग में अगर ऐसा आता भी है कि जाएं, तो उससे पहले आप खुद एक बार जाकर के पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है पासपोर्ट का फॉर्म भरना, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का काम है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास, जैसे आपने भी बताया आज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी है, तो उसी के साथ हम थोड़ा कंप्यूटर लिटरेसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, कि आपके लिए इतना आसान है जितना मैंने अभी बताया कि गूगल, ट्विटर, फेसबुक या इस तरह की कोई भी वेबसाइट पर आप अपना एक अकाउंट बेसिक खोलते हैं, 5 मिनट आपको लगता है उसमें, उसी तरह से 5 से 10-15 मिनट का काम पासपोर्ट फॉर्म फिल आउट करना है। उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप एक बार जा करके देखिए, आपको सब अपने आप से समझ में आ जाएगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो मजबूत व्यक्ति हैं वो आप खुद हैं। आप अपना हाथ खुद पकड़ के आगे चलिए, कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। https www.passportindia.gov.in, आई रिपीट .gov.in, ये एक्सटेंशन को ज़रूर देखना है। स्क्रीन पर और भी आपको मिलते जुलते नामों वाली फर्जी वेबसाइट की भी जानकारी दिख रही है। ऐसी किसी भी वेबसाइट के झांसे में कतई ना आए। आप न केवल अपना डेटा दे सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लाल रंग में जो दिखाई जा रही है, लाल यानी खतरे की निशानी है, उनको आप उन वेबसाइट से बचें। ऊपर नीले रंग में जो बड़ी बड़ी वेबसाइट दी हुई है, केवल और केवल वही ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट बनवाने के लिए या उससे जुड़ी हुई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। बहुत सरल है। जैसा आपने कहा कि जब आप सोशल मीडिया के हैंडल्स ऑपरेट कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये काम भी कर सकते हैं। और हम मोबाइल भाई साहब का जो प्रयोग करते हैं कि सिर्फ गाने सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया के लिए करते हैं, जो काम की चीज़ें बनाई हैं, भारत सरकार ने इतनी पुख्ता चीज़ें बनाई हैं, और मुझे लगता है इसकी फीस के बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है तो मुझे लगता है कि एक अदम्य साहस की अनुभूति होती है कि मुझे इंडिया का सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट मिल गया है, जिसके पहले पृष्ठ पर ही अशोक का चिन्ह बना हुआ नीले और एक अलग गर्व महसूस होता है विदेशों में जाकर कैरी करना, उसको डॉक्यूमेंट को कैरी करना जो है। कहीं आप होटल में भी जाते हैं और पासपोर्ट देते हैं अपना आईडी के बतौर पर, ज़्यादा गंभीरता से लेता है। वापस पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पे जाते हैं कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर दी। तो जहाँ तक मुझे जानकारी कि उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा आपको राजस्थान में जो इसका हमारा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता हूँ। राजस्थान में 2 रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं, एक जयपुर में, दूसरा कोटा में। तो जो दक्षिणी राजस्थान के कुछ ज़िले हैं, मेवाड़ और आपके हाड़ौती क्षेत्र के, वो सारे के सारे आरपीओ कोटा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जी, उसके अलावा करीब करीब सारा प्रदेश जो है वो आरपीओ जयपुर के जुरिसडिक्शन में आता है। उसमें हमारे पास में 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, एक जयपुर में, दूसरा सीकर में और तीसरा जोधपुर में। और इसके अलावा करीब 15-16 हमारे पास में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब आप पासपोर्ट फॉर्म फिल आउट करेंगे तो जब आपको अपॉइंटमेंट अपना बुक करना है तो आप ये देखिए कि आपके लिए ज्योग्राफिकली सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है और आपको अपॉइंटमेंट कहाँ आसानी से मिल रहा है, कहाँ जल्दी आपको मिल रहा है, या आपकी सहूलियत वाली दिन या समय पर आपको मिल रहा है, वहाँ पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और वहाँ जा कर के आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं।
पहले आप उसको ऑनलाइन फिल आउट करेंगे, फिर उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे ले लिए जाएंगे। मूल दस्तावेज लेके जाने? जी बिल्कुल, हाँ, आपको मूल दस्तावेज अपने लेकर के जाने हैं। फोटोकॉपी वगैरह भी ले जानी है? इसमें मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि मान लीजिए कि आपका पासपोर्ट फ्रेश है या री इशू का केस है या किस तरह का केस है, तो जब आप जो वेबसाइट आपने अभी बताई थी वहाँ जब आप जाएंगे तो उसमें एक डॉक्यूमेंट एडवाइज़र होता है, बिल्कुल वेबसाइट के बीचों बीच आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें डॉक्यूमेंट एडवाइज़र है, वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके अलावा आपको जो आपकी फ़ीस का कैलकुलेशन है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट फ्रेश है, री इशू है, तत्काल है, आपको बुकलेट कितनी चाहिए, 36 पेजेस चाहिए या 60 पेजेस चाहिए। ये कई सारे उसमें वेरिएबल्स होते हैं। जैसे जैसे आप उसमें अपनी जानकारी देंगे वो आपको ये बता देगा कि आपको कितना उसमें कम से कम फीस कितनी है और ज़्यादा कम से कम 1500 है और बाकी 3500 रुपया करीब तत्काल का है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जा रहे हैं तो आप उसमें एक बार वेबसाइट में चेक कर लीजिए, उससे आपको बेसिक अंदाज़ा उसका हो जाएगा कि कितना उसकी फीस है। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का पता लग जाएगा, आपको फीस का पता लग जाएगा और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। और उसमें आपके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दिन नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं अप टू 3 टाइम्स। निःशुल्क होता है वो? सॉरी, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? नहीं, अगर आपने एक बार फीस दे दी है तो उसमें आपको 3 बार तक उसको रीशेड्यूल करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपॉइंटमेंट अपना बुक करने से पहले ही आप अपना सोच लें कि भाई आप उस दिन जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हमारे पास में कई बार केवल कि हर रोज़ ऐसा भी होता है कि करीब 70-80% या अगर 90% भी हो तो भी 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी नहीं आ पाते। तो वो स्लॉट किसी और व्यक्ति के काम आ जाएंगे अगर आप पहले ही अपना थोड़ा सा सोच लें कि उस दिन आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि समय की जो महत्ता है उसे जानना बहुत ज़रूरी जी, है। बिल्कुल। कई बार शालू ऐसा भी होता है कि नवजात होते हैं और उनके पास में एसेंशियल डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है। खास तौर से मान लीजिए आधार कार्ड की हम बात करें तो आधार कार्ड का होना कितना आवश्यक है और कम से कम कितनी उम्र के व्यक्ति का आधार कार्ड पासपोर्ट बन सकता है? जी, पासपोर्ट तो जो नवजात शिशु है उनका भी बनता है। बट अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप डॉक्यूमेंट एडवाइज़र पर जा करके देख लें। उसमें ये इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चे के पेरेंट्स के पास में पासपोर्ट है या नहीं है। अगर होता है तो बच्चे का पासपोर्ट बनना थोड़ा और आसान हो जाता है। उसमें कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में सहूलियत होती है डिपेंडिंग ऑल्सो ऑन द चाइल्ड्स एज। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो एक बार, क्योंकि सारे केसेस के बारे में बता पाना मेरे लिए यहाँ पर संभव नहीं है, तो आप वेबसाइट पर जाइए और उसमें जो डॉक्यूमेंट एडवाइज़र है उसके एक बार आप उसके ऊपर अपनी जानकारी डालिए, वो अपने आप आपको जो आपका रिस्पांस है वो बता दें। जी, अगर हम बात करें सर कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर पासपोर्ट या तो डिले हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, या एक समय सीमा में ही आपको जो पासपोर्ट है वो रिसीव हो जाता है, किस तरह से प्रक्रिया रहती है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि करीब 90 to 95% केसेस में पासपोर्ट आपको समय पर मिल जाता है। और कुछ केसेस जिनमें मान लीजिए कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो केसेस हमारे बैक ऑफिस तक एस्केलेट होते हैं। एस्केलेट होने पर उन पर हम विचार करते हैं, ज़रूरत होती है तो एप्लीकेंट को बुलाते भी हैं और उसके बाद में जो अगर मान लीजिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वो सबमिट करते हैं तो उसको देख करके उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि पासपोर्ट जल्दी से जल्दी व्यक्ति को दिया जा सके। और इसमें हमारे स्तर पर भी, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के स्तर पर भी और हमारे मंत्रालय के स्तर पर भी जो पासपोर्ट की पेंडेंसी है उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। और समय समय पर हम इस तरह की ड्राइव चलाते रहते हैं कि मान लीजिए कोई विशेष पासपोर्ट कैंप हमें लगाना है या फिर वॉक-इन्स हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर के लोग अपना सोल्यूशन उसका ढूंढना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं। अगर किसी का केस स्टक है तो वो आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर सभी चीज़ें नीतिगत तौर पर क्लियर हैं तो एक बार अपॉइंटमेंट में आपने अटेम्प्ट किया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और नॉर्मल पासपोर्ट अगर है तो तकरीबन कितने दिनों में पासपोर्ट प्राप्त हो जाता है? मतलब आपके पास डायरेक्ट घर पर ही आता है या कोई और? नहीं, पासपोर्ट आपके पास में जो आपने उसमें अपना पता दिया है उस पते पर आपके पास में रजिस्टर पोस्ट से अपने आप पहुंच जाएगा। और कितने दिनों में लगभग? इसमें अगर आपका नॉर्मल पासपोर्ट है तो एज पर आर सिटीजन चार्टर अगर आप वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो 30 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग पुलिस वेरिफिकेशन टाइम। क्योंकि पुलिस का जो वेरिफिकेशन है वो पासपोर्ट विभाग के पास में नहीं है, वो पुलिस विभाग के पास में है।
तो कभी कभी उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो एक्सक्लूडिंग दैट पार्ट 30 दिन में आपका पासपोर्ट आपके क्या पास उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है कि पुलिस को ये काम इतने दिनों में कर ही लेना है? जी, इसके लिए हम लोग पुलिस के साथ में समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं और उसमें हम उनको सेंसिटाइज करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो अपना जो वेरिफिकेशन का काम है वो जल्दी से जल्दी करके हमें दे सकें। और किसी को कोई अर्जेंसी मेडिकल रीजन से अगर अर्जेंट जाने की आवश्यकता बन रही है, जॉब के लिए अर्जेंट जाने, तो आप तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कितना समय लगता? तत्काल में हम प्रयास ये करते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर 7 वर्किंग डेज में आपका पासपोर्ट हम आपको दे पाएँ। उसमें फ़र्क इसमें और नॉर्मल में ये होता है कि तत्काल में जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो बाद में होता है। अच्छा जी। और अगर बाद में अगर मान लीजिए कोई पुलिस वेरिफिकेशन में रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है तब? तो उस केस में हम जो भी पासपोर्ट एक्ट के अनुसार जो हमारे जो गवर्निंग रूल्स हैं उनके अनुसार जो भी एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। जी विपुल जी, एक और डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पासपोर्ट के साथ ही उसका नाम होता है, वो होता है वीज़ा। डिफरेंस क्या है पासपोर्ट और वीज़ा में और किस तरह से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है? जी देखिए, पासपोर्ट जो है, मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको पासपोर्ट तो भारत सरकार इशू करेगी, और मान लीजिए कि आपको उस पासपोर्ट के साथ में किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना है तो वीज़ा आपको उस देश की गवर्नमेंट या वहाँ का दूतावास जो है भारत में वो आपको वो वीज़ा इशू करेगा। लेकिन वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। और इसमें मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को मैं थोड़ा सा ये भी सेंसिटाइज करना चाहता हूँ। कई बार हमारे पास में इस तरह के केसेस आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पासपोर्ट था तो सही लेकिन एक्सपायर हो गया और मैंने टिकट बुक करवा ली, और या फिर कई जगह ऐसा भी होता है, कई एयरलाइंस जो होती हैं वो 6 महीने से कम वैलिडिटी अगर आपके पासपोर्ट की है तो आपको बोर्डिंग की इजाज़त नहीं देती है। इसलिए हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि कभी भी अपने पासपोर्ट को 6 महीना कम से कम उसका 6 महीना उसका वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, बल्कि प्रेफरेबली उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रैवल भी करेंगे, आप वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका पासपोर्ट 1 साल के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाला है तो आपको उसके रिन्यूअल का प्रोसेस आपको शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आपके पास में वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम हो और ट्रैवल करके वापस आने के लिए भी ठीक ठाक। तो आखिरी तारीख से पहले भी फ्रेश पासपोर्ट इशू हो जाएगा फिर उस परिस्थिति जी हाँ, में? हो सकता है जी। और अगर मान लीजिए विदेश यात्रा कर रहे हैं तो क्या हमें दोनों पुराना जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है वो भी कैरी करने की आवश्यकता है या फ्रेश सफिशिएंट है? नहीं, अगर वो पुराने पासपोर्ट में आपका कोई वीज़ा स्टक है तो आपको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आप उसको सरेंडर कर देते हैं। जी। और मेरी जानकारी में जैसा है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां हमारा पासपोर्ट अकेला दस्तावेज पर्याप्त है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। वो कौन कौन से देश हैं? जी, आप अगर इसको आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे करीब मेरा ख्याल है 60 से ऊपर ऐसे देश हैं जहां भारतीय पासपोर्ट के ऊपर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। और उस पासपोर्ट के भारतीय पासपोर्ट के ऊपर उन देशों में लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जाने से पहले आप उसको देख ज़रूर लें। जैसे मान लीजिए आप किसी देश में जाने वाले हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए कि यहाँ पर क्या आपको वीज़ा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है या फिर वहाँ पर ई वीज़ा है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल है। तो वो जो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं उनको अच्छे से देख लिया करें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर लिटरेसी है इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता हम सबको है और हर चीज़ जो है कितनी सुगम सरकार की तरफ से आपकी तरफ से कर दी गई है। तो ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम इस चीज़ को लेकर जागरूक रहें, हम इस चीज़ को समझें कि हमारी सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। हमें आवश्यकता है जागरूक रहने की, जिससे कि हम उन वेबसाइट्स पे जाएं, उनको रीड करें और उससे जानकारी जो है उसे अर्जित करें। जी, आज हम बात कर रहे हैं श्री विपुल देव जी से। आप वर्ष 2014 के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं और बातचीत में बहुत आनंद आ रहा है। देश विदेश की बातें हो रही हैं और विदेश से वापस अपने देश आ जाते हैं। ज़रूरी जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि प्रसार भारती ने समय के साथ चलते हुए अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स नाम से लॉन्च कर दिया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। वेव्स नाम से मिलती जुलती वेबसाइट्स भी आपको मिल सकती हैं। wavespb.com, PB यानी प्रसार भारती, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको अनेक जानकारियाँ मिलेंगी, एंटरटेनमेंट मिलेगा, 12 से ज़्यादा भाषाओं के प्रोग्राम्स आपको इसमें मिलेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी, गेमिंग्स मिलेंगी, और बहुत जल्दी ही कुछ निजी कंपनियां भी इसमें जुड़ जाएंगी। ऑलरेडी 40 से ज़्यादा डिफरेंट लाइव चैनल्स इसका पार्ट हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे कहा था कि इन भाई साहब का सही इस्तेमाल करना चाहिए,
मैंने तो वेव्स डाउनलोड कर लिया है, आपने किया है कि नहीं? शालू, आपने नहीं किया अभी तक? हाँ, मैंने आप नहीं जरूर कर किया है, लीजिएगा इसको, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपको भी पता नहीं था कि वेव्स मतलब ये इतनी डाउनलोड बड़ी हो चुका है। खुशखबरी है कि हमारे पास में जितना भी हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हम इतने अच्छे गेस्ट से रोज़ मिलते हैं, उनकी जानकारी, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा सिर्फ नाच गाना कल्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन जानकारी के लिए समझने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स है बहुत आवश्यक है। और आकाशवाणी और दूरदर्शन जिस बात के लिए जाने जाते हैं वो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कोई गॉसिप नहीं है। और ये प्रोग्राम भी अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है वेव्स पर, तो जिन लोगों के पास में अभी ट्रैवलिंग में हैं और टेलीविज़न सेट के सामने नहीं है, वो भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। आपको वेव्स में एक बार के लिए, और दूसरी खास बात यह है कि ये निःशुल्क है जी। आपको ओटीटी के लिए किसी भी तरह का कोई ना फीस डाउनलोडिंग नहीं के लिए पैसा देना है, ना प्रोग्राम देखने के लिए देना है। हाँ, कुछ एक प्रीमियम कंटेंट है जिसके लिए आपको देना पड़ सकता है, लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी पूरी तरह निःशुल्क है। और डीडी राजस्थान इस पर उपलब्ध है और हमारा अलबेलो राजस्थान भी उपलब्ध है। आर्काइव में आप पुराने प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं जो दूरदर्शन ने और डीडी राजस्थान ने जो बनाए हैं। पुराने रामायण हैं, जो आइकॉनिक हमारे सीरियल्स रहे हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि उपलब्ध हर हैं। आयु वर्ग का ध्यान रखा गया है और हर तरह की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो पुनीत ने कही है वो वहाँ पर मौजूद है। तो वेव्स की लहरों में बहने को तैयार हो जाए, जिससे कि आपको अनुभव हो ज्ञान का, इन्फॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, और साथ ही आप जागरूक भी रह एक सकते जरूरी हैं। जानकारी देना चाहूँगा। जी। जिस तरह से हम कमर्शियल वेबसाइट्स हैं अपनी सामान को खरीदारी करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, भारत सरकार ने भी उस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर दिया है, दैट इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। और वो ONDC भी इस वेव्स प्लेटफॉर्म के अंदर उपलब्ध है। तो आप जैसा शालू ने कहा, वेव्स के साथ में बहिए, गोते लगाइए और चर्चा को फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आपने अनेक विदेशों में आपने भ्रमण किया है, किस तरह से हम भारतवासी एक मिनी इंडिया बना लेते हैं? जैसा मैं देखता हूँ कि ब्रिटेन में भांगड़ा हो रहा है, सड़कों पर लोग भांगड़ा की रैली ऑस्ट्रेलिया की निकाल, बात की जाए, यूके की बात की जाए, तो वहाँ तो लगता है कि शायद हम ही हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो किस तरह से इंडियन कल्चर प्रोपोगेट हम कर पाते हैं और वहाँ दूसरे देशों के लोग भी उसको इजीली स्वीकार कर पाते हैं? जी बिल्कुल। तो मेरा जो अनुभव रहा है वो ऐसा है कि भारत के लोग जहाँ भी जाते हैं तो लोकल जो समाज होता है, जो सोशल फैब्रिक होता है, उसके साथ में काफ़ी घुल मिलकर, काफ़ी एक होकर के वो लोग रहते हैं और वहाँ की कल्चर को भी वो लोग अडॉप्ट करते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं। लोकल लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है, लेकिन साथ में वो अपनी जो संस्कृति है उसको भी भूलते नहीं हैं। और काफ़ी इस दिशा में प्रयास रहता है कि जो वहाँ जो भारतीय डायस्पोरा है, वहाँ जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनमें भी उस कल्चर को जो है ना उसको कंटिन्यू किया जाए। तो काफ़ी बचपन से मैंने देखा वहाँ पे भाषा को, संस्कृति को, इन सब को सीखने समझने का प्रयास काफ़ी रहता है बच्चों में। और कई सारी वहाँ पर इस तरह की कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि भारत के फेस्टिवल्स को, हमारे नेशनल डेज़ को, इन सारी चीज़ों को बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं और उसमें वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व करते हैं। तो वो काफ़ी सराहनीय, मेरी नज़र में काफ़ी सराहनीय कदम है उनकी तरफ से। बिल्कुल। विपुल जी, ट्रैवल जो है आपका भी हिस्सा रहा है, आपके जीवन का हिस्सा रहा है, और आप देखते हैं किस तरह से भारतीय संस्कृति जो है पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ रही है। अगर हम बात करें ट्रैवल की, तो किस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है ट्रैवल से सीख सकता है, अपनी संस्कृति को आगे ले जा सकता है, या वहाँ की संस्कृति में जो खूबसूरती है उसको हमारे देश में, अपने जीवन में लेकर आ सकता है? जी बिल्कुल। और ट्रैवल के यात्रा करने से ही आप जो है ना, दुनिया जो इतनी विविध है, इतने तरह तरह के लोग हैं, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर्स हैं, उन सभी को आप देख पाते हैं। अपने देश में भी आप अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतने सारे हमारे देश के ऐसे हिडन ट्रेजर्स हैं, ऐसे कोने हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता या कभी हम वहाँ पे गए नहीं होते हैं। उसी तरह से दुनिया भर में आप देखते हैं तो कितना कुछ आपको सीखने को मिलता है और ये सारे के सारे अनुभव कहीं ना कहीं आपको एनरिच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जीवन में आपके काफ़ी काम आती हैं। उसमें आप लोगों की जो डाइवर्सिटी है वो भी समझते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी दिखाई देता है कि एट द वेरी कोर सभी लोग जो हैं उनकी एस्पिरेशंस दुनिया में चाहे कहीं से भी हों, उनकी जो डेली लाइफ है या जो उनकी एस्पिरेशंस हैं वो काफ़ी कुछ एक जैसी भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार एक एक्सपीरियंस होता है। टूरिज़्म के लिए काफ़ी लोग विदेश भ्रमण करते हैं जी। तो विदेश यात्रा करने से पहले क्या क्या दस्तावेज़ अपने पास होने नितांत आवश्यक है, उनको सुरक्षित रखना ज़रूरी है, और एज अ सिटीज़न चूँकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस वक्त में,
हमारी क्या जिम्मेदारी हो जाती है कि दूसरे देश में जाएं तो अपने आप को कैरी किस तरह से करें? जी, सबसे पहले तो जैसे ही आपके मन में विचार आता है कि विदेश यात्रा की जाए तो पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। और पासपोर्ट की सबसे पहले तो आप वैलिडिटी देख लीजिए कि कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। और अगर वो एक्सपायर होने वाला है या फिर उसके पेजेस ख़त्म हो गए हैं तो आप सबसे पहले उसको रिन्यू करवाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से जल्दी उसको रिन्यू करवाइए। जब तक आपका पासपोर्ट रिन्यू होकर के आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक प्रेफरेबली आपको अपनी टिकट्स बुक नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से अगर मान लीजिए उसमें समय लग जाता है तो आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका समय वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वैलिडिटी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जहाँ जाने वाले हैं उस देश में आपको वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा आपको पता करना होता है। उसके लिए आप डिपेंडिंग ऑन द कंट्री आप उनकी एम्बेसी से, उनकी कॉन्सुलेट से उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अपना वीज़ा आप स्टिक करवाइए और उसके बाद में आप ट्रैवल कर सकते हैं। विपुल जी, कभी कभार ऐसा होता है और इसे सुनने में आती सी खबरें भी आती हैं कि जब विदेश जाते हैं वहाँ पे पासपोर्ट खो जाता है या चोरी हो जाता है, साइट सीइंग के लिए गए और बैग किसी ने स्नैच कर लिया। ऐसे केस में एम्बेसी है, आप लोग हैं, किस तरह से उस ट्रैवलर की, उस टूरिस्ट की, उस सिटीजन की हेल्प करते हैं? क्या करना चाहिए तब? जी, ऐसे केस में आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए, अगर आपका पासपोर्ट आप विदेश में है और खो गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले आपको उसकी पुलिस रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। और पुलिस रिपोर्ट के साथ में आपके जो क्लोजेस्ट एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है वहाँ पर आप संपर्क कीजिए, उन्हें आप बताइए और फिर वो आपको उसके आगे जो भी गाइडेंस है वो देंगे। मोस्ट लाइकली देयर इज समथिंग कॉल्ड इमरजेंसी सर्टिफिकेट, वो आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पासपोर्ट आपका वहाँ रिन्यू नहीं हो सकता है तो आपको ईसी वो लोग इशू कर देंगे और ईसी पर आप एक बार भारत ट्रैवल कर सकते हैं। और मान लीजिए इंडिया में मिसप्लेस हो गया हो या इंडिया में ही खो गया हो तो उस केस में किस तरह से मतलब प्रोसेस होता है उसमें भी? हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको आप संभाल के रखिए। कोशिश ये कीजिए कि ये कभी आपसे खोए नहीं, क्योंकि पासपोर्ट का खोना इज़ सीरियस थिंग, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए कि सब करने के बाद भी आपका पासपोर्ट आपसे मिसप्लेस हो गया है तो आप इमीडिएटली पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए और उस रिपोर्ट के साथ में अगेन आप जब पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपका पासपोर्ट खोया है तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो उसमें आपको एफआईआर की कॉपी भी अटैच करनी पड़ती है पुराने पासपोर्ट की, उसमें आपको डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो देखिए ना पुनीत, कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बाहर जाने का हमारा परिचय पत्र है, संभाल के रखते हैं उतना ही पासपोर्ट को भी संभाल के रखने की जरूरत है। कुछ लोग लालच में या कहा जाए गलत फहमी में भ्रम दिमाग के होते हैं और वो कुछ इलीगल तरीके से इमिग्रेशन की तरफ ललायत हो जाते हैं, जिनके पास फर्जी पासपोर्ट भी होता है और फिर कितना उनको तकलीफ। कोई एक बढ़िया एग्जाम्पल आप बता सकें तो जिनके दिमाग में फितूर है कि एक शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे वो शांत हो जाए कि भाई ये घातक हो सकता है। नहीं, जैसे आपने कहा शॉर्टकट, तो देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आपको अगर पासपोर्ट चाहिए तो आप अपनी सही और बिल्कुल जो ऑथेंटिक डिटेल्स हैं उनके साथ में आपका अपना पासपोर्ट बनवाइए। और गलत डिटेल के साथ में पासपोर्ट बनवाना, विलफुली गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये अपने आप में एक ऑफेंस है जिसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो पासपोर्ट आप अपना जो बनवाते हैं वो ऑथेंटिक जानकारी के साथ में, ऑथेंटिक डिटेल्स के साथ में होना चाहिए। और किसी भी तरह के जो इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं जो आपको गलत झांसा दे करके या किसी फ्रॉड के सहारे बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं, शायद आपसे ये भी प्रॉमिस करें कि वो आपका पासपोर्ट भी बनवा देंगे, लेकिन ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। बस मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि पासपोर्ट के मामले में आप काफ़ी सोच समझ के और बिल्कुल जो सही इन्फॉर्मेशन है उसी के साथ में अपना डॉक्यूमेंट बनवाएं। लेकिन बाहर जाने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हमें विदेश जाना है, घूमना है, वहाँ सेटल होना है। हमारा देश इतना खूबसूरत है, हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने देश विदेश ट्रैवल किया है, आप किस तरह से जो हमारे दर्शक है, जो छात्र है, जिनमें वो ललक है बाहर जाने की, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ जो मौजूद है वहाँ नहीं है, किस तरह से यहाँ के संसाधन हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कैसे हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, देश के लिए जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। नटशल में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो कैसे अच्छा है? नहीं, बिल्कुल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वी डू नॉट डिस्करेज पीपल फ्रॉम ट्रैवलिंग और स्टडिंग और यू नो हैविंग बिजनेस अब्रॉड। हम उसको इनकरेज ही करते हैं, लेकिन ये है कि आप जो है सारा काम ठीक तरीके से कीजिए। लीगली होना चाहिए। जी बिल्कुल, लीगली होना चाहिए।
और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, इन लाइन होने चाहिए। बहुत तो अच्छी उसके बात बाद कही में आप बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या टूरिज्म के लिए जाते हैं। जी, अब वापस भारत आ जाते हैं। जी, आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है। जी राजस्थान में इतने एक से एक खूबसूरत किले हैं, बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, हवेलियाँ हैं। जी एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्ट आपने यूरोप भी देखा है, क्या अलग बात है, क्या ख़ास बात है जिसके कारण हम अलबेलो हैं और अलबेलो राजस्थान है? जी बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा कि क्योंकि आर्किटेक्चर की मैंने पढ़ाई की है, कुछ समय मैंने काम भी किया एज एन आर्किटेक्ट। तो जो अच्छा आर्किटेक्चर होता है वो हमेशा जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट या उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसके साथ में वो जस्टिस करता है, उसके साथ में न्याय करता है। अगर कोई भी आर्किटेक्चर है वो अपनी डिज़ाइन प्रोसेस में उन चीज़ों को साथ में लेकर के चलेगा तो वो काफ़ी लंबे समय तक सक्सेसफुल रहेगा। जैसे हमारी जो पुरानी हवेलियाँ हैं तो उनमें आप देखिए कि बिना किसी एसी के या बिना किसी हीटिंग सिस्टम्स के कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, सारे साल वो कंफर्टेबल रहती हैं क्योंकि उनकी डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि वो जो एनवायरमेंटल फोर्सेज हैं उनको वो यूटिलाइज करती हैं। अगर मान लीजिए आपने एक बॉक्स बना दिया, उसमें आपने ना गर्मियों के लिए आपने उसमें एसी लगा दिया, सर्दियों के लिए आपने उसमें हीटिंग सिस्टम लगा दिया, तो वो इतना सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म में होता नहीं है और इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता है। तो दुनिया भर में जहाँ भी सक्सेसफुल आर्किटेक्चर होगा वो हमेशा ऐसा होगा जो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ में जस्टिस करेगा, तो वो सफल होगा। तो हमारा जो आर्किटेक्चर है उसकी सफलता का, जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसकी सफलता का जो कारण है वो भी यही है और यही उसकी यूनिकनेस भी है कि आपको जो जाली और झरोखे मिलते हैं तो वो इसलिए मिलते हैं ताकि वो वेंटिलेशन, एरेशन। जी बिल्कुल, हाँ, वो आपको ऐसी जगह नहीं मिलेंगे जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो हमारा यूएसपी भी बन जाती है। फिर उसके बाद में अगर आप उनमें पुरानी हवेलियों में या उस तरह की बिल्डिंग्स में आप डेकोरेशन देखेंगे, हवेलियाँ छोड़िए, जो पुराने समय में जो आपके मड से जो हट्स बनती थी, जी बिल्कुल, तो उसमें भी आपको वही जो विजडम है वो देखने को मिलेगी। वो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ में जस्टिस करती हैं कि वहीं का मटेरियल लेकर के, वहीं की विजडम लेकर के, वहीं की एक्सपर्टीज लेकर के वो ऐसा एक बिल्ट एनवायरनमेंट बनाते थे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और आज के दिन ये बात खास इसलिए हो गई है जिक्र करना कि आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है। बिल्कुल। तो जब हम अपनी डिज़ाइन लेवल पर, डिज़ाइन थिंकिंग की आज चारों तरफ बात हो रही है, जब डिज़ाइन लेवल पे हम काम करते हैं तो हमें किसी आर्टिफिशियल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो उसके कारण, उसके यूजेस के कारण जो पॉल्यूशन होता है वो हम होने ही नहीं देते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू लुक बैक टू द रूट्स। मैं एस्थेटिक्स की वापस से बात करूँगा। ये तो आपने एक डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात की जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है और लाइफ के कंफर्ट इन्वॉल्व है, लेकिन जो सूदिंगनेस आँखों की, जो कि मन की प्रसन्नता के लिए एस्थेटिक्स बहुत ज़रूरी है। जी, राजस्थान के आर्किटेक्ट में एस्थेटिक्स का क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल है? जी, एस्थेटिक्स में भी मैं आपको वापस मैं फंक्शनैलिटी की तरफ लेकर के जाऊंगा कि जो फंक्शनली जो आर्किटेक्चर अच्छा होगा, जो प्रिसाइज होगा, तो उसकी जो एस्थेटिक्स है वो अपने आप वहाँ से निकल करके आ जाएगी। जैसे फिर से मैं आपको, आप अगर जयपुर में जाएं, हवा महल आप देखेंगे तो हवा महल में जो जालियाँ और झरोखे उनके पीछे अगर आप बैठेंगे तो आपको इतनी गर्मियों में भी आपको ठंडी हवा जैसा फील होगा, महसूस होता है। वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, वो फंक्शनली आपके लिए इतना यूज़फुल है और हर तरह से आपके लिए कंफर्टेबल भी है। तो वही चीज़ है कि अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ में आप जस्टिस करेंगे तो आपकी डिज़ाइन प्लीजिंग टू द आई भी होगी और फंक्शनली भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। शालू, मुझे लगता है खाने पीने पे आज सुबह से एक भी बात नहीं कही। बिल्कुल सही बात है। अलबेले राजस्थान और राजस्थान की बात आए और खाने पीने की बात ना आए तो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। आप एक जिस जहाँ से आते हैं वहाँ पर, और राजस्थान पूरे रूप से देखा जाए तो खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है देश विदेश में, भारत में। आपको क्या पसंद है, किस तरह के आपका खान पान रहा है, और आप जब बाहर से होकर आते हैं तो किस तरह से आप मिस करते हैं? जी, मैं तो राजस्थान से हूँ, एकदम ट्रेडिशनल परिवार में मैं पला बड़ा हूँ। तो जो यहाँ का जो देसी भोजन होता है मैंने वही खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और विदेशों में भी हम प्रयास ये करते हैं कि जितना हो सके उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें। तो जो हमारे पास में विदेशी मेहमान वगैरह कभी जो घर में आते थे तो हम कोशिश करते थे कि उनको राजस्थानी खाना खिलाया जाए और सभी को बड़ा पसंद आता था, चाहे वो दाल बाटी चूरमा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, बचपन की स्मृतियों की तरफ आते हैं। जी, बचपन हमेशा खूबसूरत होता है और मरते दम तक आप उस स्मृति को रिप्लेस भी नहीं कर पाते हैं। यू ऑलवेज मिस दैट। तो सीकर की स्मृतियों से अगर कोई बात आप साझा करना चाहें, खास तौर से चाइल्डहुड मेमोरीज, स्कूल डेज मेमोरीज।
सीकर को अभी तो क्योंकि शिक्षा नगरी के रूप में जाना जी, जाता है, बिल्कुल। और मैं सीकर शहर में, मतलब उस समय तो शहर काफ़ी छोटा सा था और हम लोग शहर से भी थोड़ा सा बाहर ही आउटस्कर्ट्स पे हमारा घर था। तो वहाँ पे उस समय मुझे याद है कि कुछ भी इस तरह का मतलब हसल बसल और इतनी भीड़ भाड़ और ये सब बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, एकदम शांत वो एरिया हुआ करता था। तो उसको जब मैं आज के वहाँ के परिवेश से, वहाँ के परिदृश्य से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। तो मतलब मैं तो अब जाता हूँ तो कई बार मैं वहाँ की गलियों को भी पहचान नहीं पाता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ है, वो ये है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे कुछ भी वहाँ पे पहले जैसा नज़र नहीं आता। जी। और हम बात करें, जब हम खान पान की त्योहारों बात की। करते हैं, बचपन की बात करते हैं, त्योहार एक हिस्सा होते हैं हमारे मेमोरी का। और आपने यहाँ भी त्योहार देखे हैं, होली दिवाली की। जब विदेशों में पिक्चर्स देखते हो, देखते हैं किस रूप में, कितने उसको भव्यता के साथ मनाया जाता है। इंडियन फेस्टिवल्स इन अदर कंट्रीज और वहाँ के फेस्टिवल्स किस तरह से देखते हैं? मैं देखिए 2 देशों में रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी साइजेबल संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। तो वहाँ पे जो भारतीय फेस्टिवल्स जो होते हैं, होली, दिवाली या और भी फेस्टिवल्स हैं, उनको बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। जब मैं न्यूयॉर्क में था तो न्यूयॉर्क क्योंकि जो प्रवासी भारतीय उनका बहुत बड़ा एक हब है, वहाँ पे हमारे देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर रहते हैं। और जो रीजनल फेस्टिवल्स भी होते हैं कि मान लीजिए कि आप आंध्रा से हैं, तेलंगाना से हैं, तमिलनाडु से हैं या केरला से हैं या बिहार से हैं, राजस्थान से हैं। जी। तो जैसे राजस्थान के लोग होंगे तो वहाँ पे तीज बड़ा, बहुत अच्छे से। जी बिल्कुल, बहुत ज़ोर शोर से मनाएंगे। केरला के लोग होंगे तो वो ओणम को ज़ोर शोर से मनाएंगे। दिवाली होली तो खैर सभी लोग मनाते ही हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी दिवाली होली तो सभी लोग मनाते हैं। और राजस्थान का राणा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जी बिल्कुल, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान की जो कम्युनिटी है वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से अपने जो इवेंट्स हैं वो करती है। और काफ़ी वहाँ पे राजस्थान के लोग रहते हैं जो बिज़नेस में भी हैं, ट्रेड्स में भी हैं, प्रोफेशंस में भी हैं। तो काफ़ी अच्छा उन लोगों का जो भी प्रोग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। जी। चलो, आपने जब फेस्टिवल्स की बात छेड़ दी है तो हमारे इंडियन दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल कुंभलगढ़ में फेस्टिवल चल रहा है जो कि शुरू हो चुका है, कल तक चलेगा। और जल्दी ही रनकपुर जवाई बांध फेस्टिवल 21 से 22 दिसंबर तक चलेगा। विंटर फेस्टिवल माउंट आबू में 29 से 30 दिसंबर तक चलता रहेगा। तो केवल बातों तक ही नहीं रहना है, घर से बाहर निकलना है, दुनिया Travel? देखनी है, ट्रैवल करना और है। हमारे राजस्थान में इतनी खूबसूरती, और राजस्थान में आप बता रहे हैं इतने सारे फेस्टिवल्स होने जा रहे हैं। अभी पुष्कर फेस्टिवल ख़त्म हुआ है, तो कितनी कुछ रंगीन जो है परंपरा है हमारी, कितना कुछ कलर है राजस्थान में, तभी शायद ये अलबेलो राजस्थान कहलाता है। जी। नाउ कमिंग टू यूथ ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया भारतवर्ष को बड़ी उम्मीद की नज़र से सिर्फ इसलिए देख रही है कि भारत एकमात्र देश है जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, यानी कि युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। जापान की बात करेंगे तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स बहुत आयत में है, वहाँ काम करने के लिए इंसान अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो यूथ है वो किस तरह से अपने आप को फोकस या रीफोकस कर सकता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकता है। ख़ासतौर से जो राजस्थान के विद्यार्थी आते हैं, जैसे भाषा में उनका हाथ थोड़ा तंग होता है, अंग्रेज़ी भाषा में, मैं उसको भाषा को इमोशन से नहीं जोड़ता हूँ। इट इज़ जस्ट अ स्किल कि आप एक एक्स्ट्रा भाषा सीख लेंगे तो आपके काम आएगी। सो इन व्हाट वे द यूथ ऑफ इंडिया कैन फोकस एंड रीफोकस टू बिकम सुपर पावर इन कमिंग फ्यू ईयर्स? जी देखिए, मेरा इसमें यूथ को एक ही मैसेज है कि ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। तो एक दिशा पकड़ करके आप चलते रहिए और खूब मेहनत कीजिए, तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर आपका प्लेग्राउंड जो है वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। आप जिस दिशा में चल पड़ेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आज की तारीख में हमारे यहाँ पे लोगों में इतनी एस्पिरेशंस हैं, इतनी हंगर है, इतनी एम्बिशन है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उस दिशा में पूरी मेहनत करें। अगर आप में एम्बिशन है तो उतना का उतना आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आप अपनी एम्बिशन के साथ में न्याय कर पाएंगे। सर बिल्कुल, आप IAS ऑफिसर हैं और आप देखते हैं कितना यहाँ पे युवा वर्ग है UPSC की तैयारी करता है, और एक कहीं ना कहीं एक सपना होता है, इट इज़ अ वेरी बिग ड्रीम टू क्रैक UPSC और इस स्तर पर पहुँचना। आपका जो प्रोफेशन है, आप जिस IAS सर्विस से आते हैं, किस तरह से यूथ जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं इस सर्विस में रह करके? जी देखिए, ऐसा है कि UPSC के थ्रू आप जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें करीब 20-22 अलग अलग सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको एंट्रेंस मिलती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाना चाहते हैं या पुलिस में या फॉरेन सर्विस में,
या किसी और सर्विस में आपका रुझान है। और वो तय करने के बाद में आप ये देखिए आपको सब्जेक्ट्स क्या सिलेक्ट करने हैं, किन सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपने आप को महसूस करते हैं और किस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें सेल्फ असेसमेंट और एक आउटसाइडर्स असेसमेंट सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अपने आप को अच्छे से इवेल्युएट करके और उसके बाद में आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी, कितना समय सफिशिएंट होता है टू प्रिपेयर, और किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? जी, ये इसके मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए कोई वन साइज़ फिट्स ऑल कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे जैसे कोई एक एस्पिरेंट अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करता है तो धीरे धीरे उनको पता लगता है कि उनके लिए कितना काफ़ी है, कितना नहीं है। जैसे कुछ लोगों का हो सकता है कि जो ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड ऐसा रहा हो कि उन्होंने पहले से ही वो सारी पढ़ाई कर रखी हो, तो शायद उनको उतना समय ना लगे। अब जैसे मेरे केस में मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी, तो मेरा जो सिविल सर्विस के जो विषय होते हैं उसके बारे उनको लेकर के मेरा इतना अनुभव नहीं था। वो स्कूल के टाइम के बाद से करीब करीब उनसे मेरा कनेक्शन छूट गया था, तो शायद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर एक बार मेहनत करनी पड़ी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स में अगर शुरू पढ़ाई से करी लिए हो, हैं तो जी हाँ, वो एडवांटेज आपको मिल जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, चूँकि आज नेशनल डे फॉर पोल्यूशन भी है, जी, तो ऐसे में रोज़मर्रा के जीवन में हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं पोल्यूशन कम करके या उसको सुधार करके? इस आखिरी संदेश के साथ प्रोग्राम को हम कंक्लूड करना चाहेंगे। इसको मैं जो प्रोग्राम की शुरुआत में आपने गांधी जी का कोट आपने यूज़ किया था कि हमारी ज़रूरत के लिए तो दुनिया में काफ़ी कुछ है, लेकिन हमारे लालच के लिए पूरी दुनिया छोटी पड़ सकती है। तो हमें बस इसी चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम जो है कंज्यूम करें और अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम से कम रखें, और अपने साथ में अपने जो आसपास के लोग हैं उनका और आने वाली पीढ़ियों का सभी का ध्यान में रख करके हम अपना जीवन जिए। जी जी, और जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, डीडी राजस्थान यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसका एड्रेस अवेलेबल है। तो हमारे प्रोग्राम्स, पुराने प्रोग्राम्स भी इस पर उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग प्रोग्राम देखने से, इस प्रोग्राम को देखने से मिस हो चुके हैं, कर चुके हैं, वो देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है, एनी टाइम एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हैं। और वेव की प्रोग्राम हमने अपने OTT प्लेटफॉर्म की जानकारी प्रोग्राम के दरमियान में दी ही है। वो पुराने बहुत सारे प्रोग्राम भी उस पर उपलब्ध हैं, और आज का प्रोग्राम भी हमने वेव पर लाइव प्रसारण किया था, और जल्दी उसकी रिकॉर्डेड वर्जन भी उस पर उपलब्ध होगी। अब विदा लेना चाहिए दर्शकों से। बिल्कुल। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वादे के साथ दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार।